मैं यह बता रहा था, एक इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम 1 में ट्रेवल करती हुई लाइट रे मीडियम 2 में पेनिट्रेट करी, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। या जो लाइट रे हिट कर रही है इसे इंसिडेंस रे कहते हैं, जो लाइट रे मीडियम 2 में पेनिट्रेट कर रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नॉर्मल, दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Since it obeys law of reciprocity, इसलिए सिचुएशन को रेस्ट्रिक्टेड क्यों बनाए? लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है? यह इंसिडेंस रे या रिफ्लेक्टेड रे, इसकी बजाय यह इंसिडेंस रे होगी तो यह रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। एंड सिंस इट obeys law of reciprocity, why we restrict ourselves to this special case? Let's be very generalized. Let's avoid assigning any ray as incidence or refracted ray. Let's keep the case very generalized like this कि मीडियम 1 में जो लाइट रे है उसे रे 1 कहा जाए, उसका नॉर्मल के साथ एंगल थीटा हो। मीडियम 2 में जो लाइट रे है उसे रे 2 कहा जाए, उसका नॉर्मल के साथ एंगल थीटा। Now associated with this phenomena of refraction, we have got two laws of refraction. The first law says that incidence ray laws of refraction. The first law says that incidence ray, refracted ray and normal lie on same plane. दिखने में लॉ बड़ा सिंपल दिख रहा है यह, लेकिन इस पर जब प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को करने में लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवे उस प्रॉब्लम को मैं बात के लिए ही रखूंगा, अभी एकदम से नहीं दूंगा। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए, दो लाइनें यदि किसी एक पॉइंट से पास होती हैं तो वो हमेशा एक प्लेन बनाती हैं। दो लाइनें यदि किसी एक पॉइंट से पास होती हैं तो वो एक प्लेन बनाती हैं। यदि इस तरह की दो लाइनें हैं, राइट नाउ दे लाई ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, या दोनों लाइनें बोर्ड का एक प्लेन बना रही, तीसरी लाइन भी इन्हीं दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि वह तीसरी लाइन भी इसी प्लेन पर हो। इन दैट केस वह तीसरी लाइन तो किसी भी तरह से हो सकती है। हां, यदि वह तीसरी लाइन भी इसी प्लेन पर आ गई तो डेफिनेटली वह एक स्पेशल केस है, और वही स्पेशल केस इधर होल्ड कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीन लाइनें हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, या ना केवल एक पॉइंट से पास होती हैं बल्कि एक प्लेन पर ही लाई करती हैं। इट इंप्लाई दैट फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, इट्स अ टू डायमेंशनल फिनोमेना। यह टू डायमेंशनल फिनोमेना है, इट्स अ प्लेनर फिनोमेना। It can be drawn on the board. It can be represented on the plain paper. और इसी वजह से तो मैंने भी दिखा दिया इसको बोर्ड पर और ड्रॉ भी कर दिया। इसी वजह से आप लोग कॉपी में बना रहे हैं। यह पर्टिकुलर लॉ देखने में बड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन इस पर से जेई 2000 में एक सवाल आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, स्टडी पैकेज में दिया हुआ है। आप लोग पहले प्रॉपरली ट्राई लगाइएगा, मुझे तो फाइनली करना ही है, यदि आपको नहीं आए तो। Second law of refraction, we also call it Snell's law. देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जिस तरीके से मैं बता रहा हूं
उसी तरीके से आप उसे समझो, उसी तरीके से आप उसे याद रखो। जनरली जिस तरीके से बुक्स में दिया हुआ रहता है, जिस तरीके से अलग अलग जगह पर दिया हुआ रहता है, वह पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट है। अब बार बार कंफ्यूज होते हो, इसलिए जो स्टेटमेंट मैं समझा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनो। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा कंक्लूजन। मेरा सिंपल सा कहना होता है, साइन ऑफ एंगल इन एनी मीडियम is inversely proportional to the refractive index. Snell's law, second law of refraction. और sine of angle in medium 1 upon sine of angle in medium 2 is equal to mu 2 by mu 1. Theta 1 is the angle of light ray with normal in medium 1. Theta 2 is angle of light ray with normal in medium 2. And we used to say that sine of angle in medium 1 upon sine of angle in medium 2 is equal to mu 2 by mu 1. अब देखिए, what's the mathematical proof of this law? है, मैं कराऊंगा, इतनी जल्दी नहीं। वेव ऑप्टिक्स कराते समय, मतलब जब ऑप्टिक्स पूरी तरह से कंप्लीट होने पर आएगा, तब मैं स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कराऊंगा। अभी तो मैं इसको यहीं से चालू करूंगा। क्यों ऐसा होता है, काहे को ऐसा होता है, यह वेव ऑप्टिक्स में आपको समझ में आएगा और मैं तभी समझाऊंगा। देखिए, इसी का कंक्लूजन, जो बुक्स में स्टेटमेंट दिया है, मैं उसे कंक्लूजन के रूप में देखता हूं। लेट्स असाइन मीडियम 1 रेयरर देन 2 और मीडियम 2 डेंसर देन 1। मैंने ऐसा असाइन करा, विच इंप्लाई mu 1 should be less than mu 2। इसका मतलब है mu 1 mu 2 से कम होना चाहिए, क्योंकि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया है कि 1 रेयरर है और 2 डेंसर है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है। इसलिए mu 1 को mu 2 से कम हो जाना चाहिए। mu 2 upon mu 1 should be greater than 1। इसलिए mu 2 upon mu 1 should be greater than 1। Now by Snell's law, mu 2 upon mu 1 की जगह मैं लिख सकता हूं sin theta 1 upon sin theta 2, और sin theta 2 should be less than sin theta 1 और theta 2 should be less than theta 1, जैसा कि फिगर में मैंने दिखा भी रखा। थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 कम है। माय कंक्लूजन, अब जो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं वही कंक्लूजन बुक्स में लॉ के रूप में दिया हुआ होता है, जबकि मैं उसे कंक्लूजन बोल रहा हूं। इफ लाइट रे, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, if light ray penetrates from rarer to denser, it deviate towards the normal।
and vice versa. बुक्स में यह स्नेल्स लॉ दिया हुआ होता है। मैं कहता हूं स्नेल्स लॉ को इस तरह से देखना हमेशा कंफ्यूज करता है। हमेशा अप्लाई करते समय आप will never find yourself in comfortable position. इसीलिए एक डिफरेंट तरीके से सोचने का मेथड मैंने आपको बताया है। फर्स्ट लॉ तो ठीक है, इट्स ओके। स्नेल्स लॉ को इस तरह से देखने के बजाय हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे। साइन ऑफ एंगल इन एनी मीडियम। एंगल किसका है? लाइट रे का नॉर्मल के साथ। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मींस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। साइन ऑफ एंगल of light ray in medium 1 with normal upon sine of angle of light ray with normal in medium 2 is equal to refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. अब मैंने यह स्नेल्स लॉ देखने के बाद, स्नेल्स लॉ का यह स्टेटमेंट देखने के बाद, अब मैं कहता हूं कि लेट्स एज्यूम मीडियम 1 रेयरर है मीडियम 2 से। मैंने मान लिया एक कंडीशन के लिए, इसको रेयरर बोल दिया, इसको डेंसर बोल दिया, दिस इज रेयरर। अब यदि मीडियम 1 रेयरर है मीडियम 2 से, तो म्यू 1 की वैल्यू म्यू 2 से कम होना चाहिए, क्योंकि रेयरर मीडियम का म्यू कम होता है, डेंसर का म्यू ज्यादा होता है। म्यू 1 शुड बी लेस देन म्यू 2। म्यू 1 नीचे आया, म्यू 2 बाय म्यू 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। But mu 2 by mu 1 by Snell's law, it's equal to sin theta 1 by sin theta 2. Mu 2 by mu 1 की जगह ऐसी कैसी यह वैल्यू रख दी। sin theta 2 should be less than sin theta 1. Theta 2 should be less than theta 1. जैसा कि फिगर में मैंने दिखा भी रखा है। फिगर में बाय चांस मैंने कुछ इसी तरह से डिनोट कर रखा है कि थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 कम है। इसका मतलब if light ray penetrates from medium 1 to medium 2, यदि लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, if light ray penetrates from rarer to denser, it deviates towards the normal. While if light ray penetrates from denser to rarer, it deviates away from normal. यदि लाइट रे डेंसर से रेयरर में पेनिट्रेट करती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, और रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के करीब आएगी। दिस इज स्नेल्स लॉ एज मेंशन्ड इन वेरियस बुक्स। लेकिन हम हमेशा इस तरह से ध्यान रखेंगे, हम हमेशा इसी तरह से अप्लाई करेंगे, इसी तरह से सीखेंगे और समझेंगे। नाउ हाँ, तो अभी बता रहा हूं ना वही सब चीज। तो नॉर्मल के लॉन्ग रे आएगी तो बता रहा हूं मैं वही। मैंने एक बात कही है, स्पेशल इफेक्ट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मैंने ऑल टाइम इफेक्ट नहीं बोला है, स्पेशल इफेक्ट बोला है। मोस्टली कई बार हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती। यदि स्पेशल इफेक्ट नहीं होता तो मैं ऑल टाइम इफेक्ट करके बोलता इसे। क्या होगा आगे की थ्योरी में समझ में आएगा। This is medium 1 and this is medium 2. Its refractive index is mu 1.
its refractive index is mu2. The relative refractive index of 2 with respect to 1 is mu. Mu is relative refractive index of 2 with respect to 1. It's a relative refractive index. A light ray traveling in medium 1 incidented on medium 2 at any angle of incidence I. यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो यह लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से चली गई होती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से यह लाइट रे डिफ्लेक्ट होगी। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि यह लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है। अभी तक ऐसा कहीं स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। लेट मी स्पेसिफाई दिस, लेट मी स्पेसिफाई दैट। mu is greater than 1, mu2 is greater than mu1, relative refractive index of 2 with respect to 1 is greater than 1. 2 is denser than 1. यह medium 2 denser है. Hence the light ray is penetrating from rarer to denser. यह light ray rarer से denser में penetrate कर रही है। और यदि यह light ray rarer से denser में penetrate कर रही है, यह टुवर्ड द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी और दिस वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंस रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, वी कॉल इट द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. दिस डेल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ deflection. We used to say Snell's law always hold. Hence, sine of angle in medium 1 upon sine of angle in medium 2 should be equal to the refractive index of medium 2 upon the refractive index of medium 1, that is equal to mu. Snell's law मैंने लगाया, देखिए किस तरह से लगाया. साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 is equal to refractive index of medium 2 upon the refractive index of medium 1. Since the sine is inversely proportional to mu, sine of angle is inversely proportional to mu, sin theta 1 upon sin theta 2 equal to mu 2 by mu 1. और sin I is equal to mu sin R और sin R is equal to sin I by mu. Observe that the angle of deflection is equal to I minus R. This angle of deflection, the deflection caused due to the phenomena of refraction. रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से यह जो डिफ्लेक्शन हुआ है, दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू I माइनस R, और I may rewrite साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R माइनस R और I माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin I by mu. Simple refraction phenomena and the angle of deflection during the simple refraction phenomena.
given in terms of angle of incidence or in terms of angle of refraction. The next article. Now, this is a transparent parallel स्लैब. यह किसी मीडियम की, ट्रांसपेरेंट मीडियम की पैरेलल स्लैब है. ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब पारदर्शी, जिसके थ्रू लाइट पास होगी. पैरेलल स्लैब है मतलब इसके दोनों अपोजिट फेस एक दूसरे के पैरेलल है. T is the thickness of the light ray. The thickness of the slab. T is the thickness of the slab. It's kept in surrounding whose refractive index is mu1. इसे सराउंडिंग में रखा गया है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, while the refractive index of the slab, the absolute refractive index of the slab is mu2. Mu is the relative refractive index of a slab with respect to surrounding. स्लैब का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में म्यू है. दिस म्यू शुड बी इक्वल टू mu2 by mu1, where this mu should be, mu is relative refractive index of a slab with respect to surrounding, और चूंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए mu should be equal to mu2 by mu1. This mu should be equal to mu2 by mu1. And let us take the case where this mu is greater than 1. It means the slab is made up of some denser material and it's kept in rarer medium. ऐसी एक सिचुएशन ले रहा हूं. वाटर की स्लैब एयर मीडियम में रखी हुई हो, या ग्लास स्लैब एयर मीडियम में रखी हुई हो, या फिर ग्लास स्लैब वाटर मीडियम में रखी हुई हो. ऑल दोस केस कि किसी डेंसर मटेरियल की स्लैब रेयरर मीडियम में रख दी गई. द नेसेसरी सिचुएशन जो मैं पहले ही स्पेसिफाई कर चुका हूं, पैरेलल स्लैब, ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब मतलब दोनों फेस एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए. A light ray hits one of the face of the slab at some angle of incidence I. यह लाइट रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस I के साथ हिट करती है. यदि यह ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब नहीं होती तो यह लाइट रे बिल्कुल सीधे इस तरह से निकल गई होती. लेकिन ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब के होने की वजह से यह लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी. डिफ्लेक्शन आएगा, डिविएशन आएगा. क्योंकि यह लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, मैंने बाहर रेयरर माना है, स्लैब को डेंसर माना है. इट डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल. वह लाइट रे स्लैब के अंदर कुछ इस तरह से डिविएट होते हुए किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से ट्रेवल करेगी. यह लाइट रे वंस अगेन दूसरे फेस पर इंसिडेंट होगी. पहले रेयरर से डेंसर में पेनिट्रेट करी, अब डेंसर से रेयरर में पेनिट्रेट करेगी. वंस अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा जा सकता है. और चूंकि यह दोनों फेस एक दूसरे से पैरेलल हैं, इसलिए इन दोनों फेस पर बनाए गए नॉर्मल भी एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए.
और इस लाइट रे को ऐसा ट्रांसवर्स सेलेक्ट करना चाहिए और यह एंगल आर ही होना चाहिए, और यह लाइट रे किसी स्लैब के बाहर इमर्ज होगी. दिस वुड बी कॉल्ड एन इमर्जेंट रे. And this would emerge at some angle of emergence E. This E is angle of emergence. This incident ray. The light ray emerges out of the slab at some angle of emergence E. यह लाइट रे इमर्ज होगी किसी एंगल ऑफ इमर्जेंस E के साथ. That. We used to say लाइट रे के साथ दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार सराउंडिंग से स्लैब में, दूसरी बार स्लैब से सराउंडिंग में. दोनों ही इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है. आई कैन से स्नेल्स लॉ व्हेन वी अप्लाइड दिस जंक्शन वुड बी साइन ऑफ एंगल इन सराउंडिंग अपॉन साइन ऑफ एंगल इन द स्लैब is equal to the refractive index of a slab upon the refractive index of surrounding. This is equal to mu. Snell's law applied at this junction. Sine of angle in surrounding upon sine of angle in slab is equal to refractive index of a slab upon the refractive index of surrounding. मैं कहीं यह नहीं देखता कि कौन सी इंसिडेंस रे कौन सी रिफ्रैक्टेड रे. मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या रेयरर क्या डेंसर. मैं यह कभी नहीं देखता स्नेल्स लॉ लगाते समय कि टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. स्नेल्स लॉ तो मैं पूरी तरह से मैथमेटिकली लगाता हूं, जैसे इस केस में फिर वापस लगा के दिखाता हूं. स्नेल्स लॉ लगाते समय मैं यह नहीं देखूंगा कि कौन सी इंसिडेंस रे कौन सी रिफ्रैक्टेड रे. मैं यह भी नहीं देखूंगा कि डेंसर से रेयरर में जा रही है या रेयरर से डेंसर में जा रही है. मैं यह भी नहीं देखूंगा कि लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम नॉर्मल. मैं तो सिंपल सा यह कहूंगा कि लाइट रे का मीडियम सराउंडिंग में जो भी कुछ एंगल है अपॉन लाइट रे का स्लैब में जो भी कुछ एंगल है, इट्स अ साइन रेशो is equal to the refractive index of a slab upon the refractive index of surrounding, and that is equal to mu. Observe the two equations applied, Snell's law applied at the two junction where we have the phenomena of refraction. Observe that RHS equal, LHS should also be equal. Sin I should be equal to sin I should be equal to. And my conclusion is, after refraction through a transparent parallel slab, the emergent ray is always parallel with the incident ray. ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इमर्जेंट रे होती है वह हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है. इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल विद द इंसिडेंट रे. I इज इक्वल टू E. लेकिन ऐसा तभी होता है जब किसी ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन, किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाए और रिफ्रैक्शन के बाद फिर उसी मीडियम में इमर्ज हो. फाइनली
रिफ्रैक्टेड रे इनिशियल इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, यदि इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम हियर, वह ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर दिखाई देने के बजाय हल्का सा शिफ्टेड, उसकी इमेज इधर दिखाई देगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन यह है तो रेस ऐसे चली, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई। अब जब ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को यह रेस पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इधर से आती हुई दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट उसे अपनी ही जगह पर दिखने के बजाय हल्का सा इस तरह से शिफ्टेड दिखाई देगा। This is said to be the shift in image location. This is shift in image location. Get the expression for this shift as a function of mu, t and I. इसी समय आप लोगों के लिए एक टास्क है, इसी समय आप लोग करेंगे। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर दिस शिफ्ट। सामने डायग्राम, रे डायग्राम पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल वहां पर दिया हुआ है। टी इज द थिकनेस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई वांट एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट। शिफ्ट के लिए आप एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करें, ज्योमेट्रिकली जैसे भी आपको समझ में आता है। उस एक्सप्रेशन में सिर्फ म्यू होना चाहिए, टी होना चाहिए और आई होना चाहिए। उस एक्सप्रेशन में ई या फिर आर नहीं होना चाहिए। ऑब्टेन करें। देखिए, हाँ, टी बाय म्यू नहीं, थोड़ा और लंबा है। वैसे आप में से काफी लोगों ने डिराइव कर दिया है, एनीवे जो एक्सप्रेशन चाहता था वो लिख दिया है। यह पर्टिकुलर प्रॉब्लम जेई में आ चुका है। इट्स अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैं कहता हूं इधर से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दीजिए एंड देयर इज अ शिफ्ट। The length of this normal from here to here is t. इस स्लैब के अंदर लाइट रे की जो लेंथ होगी दैट वुड बी t बाय cos r, t बाय cos r। इस लाइट रे की लेंथ होगी ये यहां से यहां तक, this, and this angle would be the angle of deflection and that is I minus R. The length of the light ray into sine of this angle would be this x. Then I will say this x is equal to t by cos r into sin I cos r minus cos I sin r. X is equal to t into sin I minus cos I sin r by cos r. अब साइन आर की जगह मैं लिखूंगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू एंड कॉस आर
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, दैट इज साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर। साइन आर की जगह मैं लिखूंगा साइन आई बाय म्यू, और कॉस आर की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। सो x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आई बाय म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आर की जगह पर साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, और दिस x इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस साइन आई कॉस आई बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। x इक्वल टू टी इंटू साइन आई टी इंटू साइन आई माइनस साइन 2i अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। and the sin 2i. साइन इनवर्स के टर्म्स में मैं एक्सप्रेशन नहीं चाहता था, आर में नहीं चाहता था एक्सप्रेशन में, म्यू टी और आई चाहता था, आइदर दिस और दिस, या फिर साइन आई कॉमन निकाल के लिखाओ तो वो भी सही है ना। नेक्स्ट आर्टिकल, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के लिए ही नहीं, we may have multiple transparent slabs, parallel slabs। nth मीडियम है, मीडियम 1 की एक ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब, मीडियम 2 की एक ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब, मीडियम 3 की एक ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब, and then once again nth मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μn, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 और इसका μn। A light ray traveling in nth medium gets refracted by medium 1, then by medium 2, then by medium 3, and then emerges in nth medium। nth मीडियम में कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यह एंगल R1, यह भी एंगल R1 होगा, यह एंगल R2, यह भी एंगल R2 होगा, यह एंगल R3, यह भी एंगल R3 होगा, और यह E। Now we can always prove that I is equal to E। Sin I by sin R1 is equal to
μ1 by μn. Sine of angle in nth medium upon sine of angle in medium 1 is equal to refracted index of medium 1 upon refracted index of nth medium. Sine of angle in medium 1 upon sine of angle in medium 2 is equal to refracted index of medium 2 upon the refracted index of medium 1. Sine of angle in medium 2 upon sine of angle in medium 3 is equal to refracted index of medium 3 upon the refracted index of medium 1. Medium 2. Sine of angle in medium 3 upon sine of angle in nth medium is equal to refracted index of nth medium upon refracted index of medium 3. And multiply all the expressions. Sin I by sin R1 into sin R1 by sin R2 into sin R2 by sin R3 into sin R3 by sin E, and this would be equal to mu1 by mu n into mu2 by mu1 into mu3 by mu2 into mu n by mu3. Sin R1 से sin R1 कैंसिल, sin R2 से sin R2 कैंसिल, sin R3 से sin R3 कैंसिल, mu1 से mu1, mu2 से mu2, mu3 से mu3 और mu n से mu n. Sin I by sin E is equal to 1 means I is equal to E. My conclusion is nth मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे nth मीडियम में ही इमर्ज होती है, and in between it gets refracted by various slabs, parallel slabs of transparent medium. nth मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे nth मीडियम में ही इमर्ज होती है और इंसिडेंस से इमर्जेंस तक बीच में ढेर सारे ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब्स के द्वारा यदि रिफ्रैक्शन होता है, देन फाइनल इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इनिशियल इंसिडेंट रे. फाइनल इमर्जेंस रे इनिशियल इंसिडेंस रे के हमेशा पैरेलल होती है. द कंक्लूजन. कुछ सिमिलर आइडेंटिकल एनालॉगस आर्टिकल है अगला. This is medium X whose refractive index is mu x. Then we have got various transparent parallel slabs of medium, medium 1, medium 2, medium 3, medium 4, and then finally the medium Y with refractive index mu y. A light ray traveling in medium X incidented on this assembly of parallel slabs of medium at some angle theta x. वेरियस ट्रांसपेरेंट स्लैब्स के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है एंड द लाइट रे इमर्जेस इन मीडियम y एट सम एंगल थीटा y. पिछले केस में क्या था, nth मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे nth मीडियम में ही इमर्ज हुई थी और इंसिडेंस से इमर्जेंस तक ढेर सारी पैरेलल स्लैब्स के द्वारा रिफ्रैक्शन हुआ था. वह स्लैब 1 भी हो सकती है, वह स्लैब 2 भी हो सकती है, वह 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है.
और कंक्लूजन यह था कि यदि nth मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे nth मीडियम में ही इमर्ज हो जाती है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल से इमर्ज होगी लाइट रे, पैरेलली इमर्ज होना चाहिए। जबकि इस केस में मीडियम x में ट्रेवल करती हुई लाइट रे मीडियम y में इमर्ज कर रही है। मीडियम x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू x है, मीडियम y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू y है। थीटा x से इंसिडेंट हो रही थी, थीटा y से इमर्ज होगी। इनका पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं। इंसिडेंस से इमर्जेंस तक it gets refracted by various transparent slabs, parallel transparent slabs. We used to say that Snell's law could be applied in cut to cut fashion. मैं प्रूव कर दूंगा। Snell's law कट टू कट फैशन में लगाया जा सकता है। साइन ऑफ एंगल इन मीडियम x अपॉन साइन ऑफ एंगल इन मीडियम y इज इक्वल टू refractive index of medium y upon the refractive index of medium x. The necessary condition is we should have transparent parallel slabs. बीच में transparent parallel slabs होना चाहिए। We should have transparent parallel slabs. This is theta 1, this is theta 2, this is theta 3, this is theta 4. You can always write sin theta x upon sin theta 1 is equal to mu 1 upon mu x. Similarly, sin theta 1 upon sin theta 2 is equal to mu 2 upon mu 1. And similarly, sin theta 2 upon sin theta 3 is equal to mu 3 upon mu 2. Sin theta 3 upon sin theta 4 is equal to mu 4 upon mu 3. Then sin theta 4 upon sin theta y is equal to mu y upon mu 4. And then multiply the expressions and you will finally obtain this expression. What I want to conclude is ट्रांसपेरेंट पैरेलल स्लैब्स के द्वारा यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन कट टू कट फैशन। बीच में देखने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज द कंक्लूजन। साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। स्नेल्स लॉ कट टू कट फैशन में लगाया गया। मेरा एक सवाल है, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को एक और बार रिवाइज कराने के लिए एक छोटा सा सवाल। सवाल को ध्यान से सुने। We have got a concave mirror with radius of curvature 20 centimeters. concave mirror का radius of curvature 20 centimeters है।
At a distance of a plane mirror is placed like this. And from plane mirror at a distance of b, an object is placed like this. Observe the figure carefully. फिगर को ध्यान से देखें. प्लेन मिरर से बी की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर से ए की दूरी पर एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर is double in size as compared to the image formed by plane mirror. प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है और कॉन्केव मिरर से जो इमेज बन रही है, उन दोनों इमेजेस में कोई पैरेलैक्स नहीं है और कॉन्केव मिरर के द्वारा बनी हुई इमेज दुगने साइज की है. Then what's the value of this A and B? A और B की क्या वैल्यू होनी चाहिए? मैं सेटअप एक और बार बनाऊंगा. मैं सेटअप को एक और बार बनाऊंगा इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट लाइक दिस. प्लेन मिरर इधर रखूंगा और इसको A और B कहूंगा. I'll redraw the figure. फिगर एक और बार ड्रॉ करें. मैंने कंडीशन जरा गलत दे दी है. प्लेन मिरर पीछे है, कॉन्केव मिरर. सेटअप में कॉन्केव मिरर आगे, प्लेन मिरर पीछे. मैं को रिपीट करता हूं. देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड प्लेन मिरर, एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज डबल देन द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा उतनी ही दूरी पर इमेज बनाता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है. प्लेन मिरर से यह ऑब्जेक्ट a प्लस बी की दूरी पर है, तो a प्लस बी की ही दूरी पर इमेज बनेगी. प्लेन मिरर उसी साइज की इमेज बनाता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी साइज यदि O है तो O साइज की ही इमेज बनेगी. अब देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द टू इमेजेस, मींस इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कोइंसाइड. प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज और कॉन्केव मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज दोनों कोइंसाइड करती है. मतलब कॉन्केव मिरर की भी इमेज यहीं पर है. यह कॉन्केव मिरर की इमेज है. इसका मतलब और एक और बात उन्होंने कह दी है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज डबल द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. मींस I by O is 2 times. And this is also equal to mod V by mod U. This must be equal to mod V by mod U. Hence, this should be equal to mod V की जगह लिखता हूं. V is mod V is A plus 2B and magnitude of U is this A. Hence 2 is equal to A plus 2B by A, or A is equal to 2B. Also, mirror formula should hold. 1 upon F की जगह 1 upon minus 10 is equal to 1 upon V की जगह पर A plus 2B with plus sign plus U की जगह पर minus A. For 2B substitute A. 1 by minus 10 is equal to 1 by 2B की जगह पर A रखें minus 1 by A.
A is equal to 5, B is equal to 2.5 centimeters. That's all.